अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। गोधरा वाक़े के बाद खुद को संभालने के लिए जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, गोधरा वाक़या रुकन असेंबली बनने के 3 दिन बाद ही पेश आया था। बीजेपी ने दिल्ली को जराइम का दारुल हुकूमत बना दिया। केजरीवाल की मोदी और अमित शाह पर तनकीद। कहा, कत्ल, लूट मार, चोरी मामूल की बात बन गई। बीजेपी रमेश भदौरी को वजीर आला बनाना चाहती है। आतिशी मालिना का बयान। दिल्ली इंतखाबात में हिंदुस्तान का कोई यानी इंडिया इत्तेहाद का दिल्ली इंतखाबात में इंडिया का कोई इत्तेहाद नहीं यानी इंडिया इत्तेहाद का कोई इत्तेहाद नहीं मिलकर लोकसभा इलेक्शन लड़ा, मगर कई पार्टियों ने मुख्तलिफ अजला में अपनी सियासी लड़ाइयाँ जारी रखी। बिहार में शराब पर पाबंदी के बावजूद शराब की स्मगलिंग जारी। 2 व्हीलर के जरिए शराब की स्मगलिंग का मामला सामने आया। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना का पासपोर्ट कैंसिल करने की अपील। शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने का इसरार। अमेरिका के लॉस एंजलिस आग और फैल गई। इससे ज़्यादा तबाही का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका की तारीख की सबसे महंगी आग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि गोधरा हादसे के बाद खुद को संभालने के लिए जो कुछ करना चाहिए था मैंने किया। एक सवाल का जवाब दिया वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाए जाने के वाक़े के बारे में बात की, जिसमें 59 लोग मारे गए, जो पहली बार MLA बनने के सिर्फ 3 दिन बाद हुआ था। वज़ीर आज़म मोदी ने याद दिलाया कि किस तरह सिर्फ एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर दस्तियाब था और उनकी सिक्योरिटी टीम नहीं चाहती थी कि वो उस पर प्रवास करे। उन्होंने उन जज्बात के बारे में बात की जो उन्होंने साइट का दौरा करते वक्त महसूस किए थे और उन्होंने उन्हें किस तरह कंट्रोल किया था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 3 दिनों का MLA था और अचानक मुझे गोधरा के इस बड़े वाक़े के बारे में पता चला। ट्रेन में आग लग गई। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि लोग मर चुके हैं। मैं वाज़ेह तौर पर बहुत बेचैन था, मैं परेशान था। मैं गोधरा पहुंचा। अब इस दर्दनाक नज़ारे के साथ कई लाशें आप तस्वुर कर सकते हैं। मैं भी एक इंसान हूं, मैंने भी चीज़ों को महसूस किया। मुझे अपने जज्बात से अलग रहना है। एक इंसान के तौर पर मुझे इन सब से ऊपर उठना है और मैंने अपने आप को संभालने के लिए जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी ने दिल्ली को जराइम का दारुल हुकूमत बना दिया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को हिंदुस्तान का जराइम का दारुल हुकूमत बना दिया। दिल्ली में डकैतियाँ, चोरी के वाक़यात, गैंग वॉर हो रहे हैं। औरतों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है। उनकी नफरत की वजह से वो गुज़िश्ता 25 सालों में दिल्ली में इख्तिदार में वापस नहीं आए। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है।
लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज़ के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस CCTV कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड RWAs के ज़रिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। अगर आपके कोई एक आध क्वेश्चन है तो बता दीजिए। बिहार के वजीर अशोक चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बिहार और उत्तर प्रदेश के आवाम से मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के तई रवैया शुरू से ही अच्छा नहीं रहा। पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आप पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर इंजीनियर बिहार से हैं, कई IAS बिहार से हैं और डॉक्टर्स बिहार से हैं। केजरीवाल बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की मायूसी का शिकार है। या यूपी बिहार के लोगों को लेकर कि फेक वोटर्स बीजेपी प्लांट कर रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा इसके पहले भी जो उनकी भावना रही है वो पूर्वांचलीय, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति भाव अच्छा नहीं रहा है। हमेशा कुछ न कुछ दिल्ली वाले लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये गलत है। हमारा पूरा हिंदुस्तान में हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिएगा तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहारी हैं, सबसे ज्यादा IAS बिहारी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहारी हो रहे हैं। तो हमारा जो DNA है ये सम्राट अशोक और चाणक्य का DNA है। तो हमको आगे बढ़ने में और हमको मेहनत करने में हमको कहीं गुरेज नहीं है। हम जाते हैं, सब जगह काम करते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और इस तरह की बात का प्रयोग करना, हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में भारी पड़ेगा। मैं बार बार इनका इस तरह ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं न कहीं बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के कुंठा से ग्रसित हैं। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात तक महदूद यानी कि इंडिया ब्लॉक के बारे में कहा। दिल्ली इंतखाबात में हिंदुस्तान का कोई इत्तेहाद यानी कि इंडिया अलायंस का कोई इत्तेहाद नहीं है। हमने मिलकर लोकसभा इलेक्शन लड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अलग अलग इलेक्शन लड़ा। बाएं बाजू ने केरला में अलग से इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि TMC ने बंगाल में अलहदा इलेक्शन लड़ा है। भारत का इत्तेहाद यानी कि इंडिया अलायंस का इत्तेहाद कौमी सतह पर है। बिहार की बात करें तो हमारे यहाँ हमेशा इंडिया इत्तेहाद और महागठबंधन रहा है। दिल्ली के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े हैं, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में TMC अलग चुनाव लड़ी। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था उसका बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट है। पूर्वांचल के वोटरों के बारे में केजरीवाल के तबसरे पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रवि किशन ने कहा, केजरीवाल का तबसरा
साफ जाहिर करता है कि उन्हें अंदर से पता है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार रही है और बीजेपी हुकूमत बना रही है। हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहते थे कि हम जीतेंगे दिल्ली। केजरीवाल जी को या उनके साथी लोगों को मैं देख रहा हूं, कोई किसी के आंसू बाहर आ रहे हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी का चेहरा लाल हो रहा है। ये सब साइन है। जब आपको पता चल जाता है अपने सिस्टम से, अपने महकमों से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि हवा का रुख बदल गया, और हवा का रुख मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ, कमल के निशान की तरफ, उन सारी योजनाओं की तरफ है जिससे केजरीवाल जी ने वंचित रखा दिल्ली वासियों को। प्रधानमंत्री जी की अनगिनत योजनाएं गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, वो अनाज हो, गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, वो वृद्धा पेंशन हो, वो किसानों को सम्मान निधि हो। दिल्ली में कुछ नहीं मिलता, सब कुछ रोका था। अब वही है, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। अगर ये केजरीवाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, यही बिहारी जिनको कोविड के टाइम पे ये भगा दिए थे, हमेशा उनको वोट का इस्तेमाल करें, और रिक्शा वाले, ठेले वाले इनको ही अपना वोटर समझते थे। आज ये उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं कि वो लोग झूठ बोलकर अपना वोटर आईडी बना रहे हैं। तो केजरीवाल जी, हम लोग मेहनत करने वाली कौम है, जिसको भोजपुरिया कौम कहते हैं। 25 करोड़ की आबादी है देश में, बोलती और समझती भोजपुरी। हम लोग जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, उस शहर का, उस जिले का, उस प्रदेश का सम्मान बढ़ाते हैं। खून पसीने से काम करते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, छल कपट से नहीं आते भोजपुरिया समाज। आज वो आप इनको आरोपित कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो मैं साफ आपकी जो मंशा दिख रही है या आपकी पीड़ा जो दिख रही है वो ये है कि आप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है और ये बात आप भी जानते हैं। इसीलिए आप भोजपुरी जो सॉफ्ट टारगेट है बिहार, यूपी में, जो कि 55% वोटर है इस वक्त दिल्ली में, आप उनको कह रहे हैं कि हम लोग छल कपट से झूठे वोटर आईडी बना रहे हैं। दिल्ली में पार्क के रिहायशों को पानी की किल्लत का सामना है। कांग्रेस लीडर उदित राज कहते हैं, पिछले 3 दिनों से यहाँ पानी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की हालत ये है, या तो गंदे पानी की फराहमी की जा रही है या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं है। यह पिंडाराबा पार्क है जहाँ की हालत खस्ता है। इलाके की हालत जहाँ मीसा भारती, लालू यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी रहते हैं। 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है और मुंह धोने तक का पानी नहीं। बाजार से पानी ला करके थोड़ा बहुत काम चल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पाइप और ये पंडारा पार्क की स्थिति है। ये कहते हैं कि सोनिया विहार से पानी नहीं आ पा रहा है। तो दिल्ली जल बोर्ड की ये स्थिति है, या तो गंदा पानी आएगा या तो पानी आएगा ही नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है और दिल्ली के लोगों को पता है कि किस तरह से गर्मी में पानी की किल्लत रही है, और पानी आया भी तो बिल्कुल गंदा पानी आया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी रमेश भदौरी को वजीर आला का ओहदा देना चाहती है। आतिशी ने बताया कि उन्हें ये मालूमात काबिल एतमाद ज़राए से मिली है। आतिशी ने कहा, आज दिल्ली गाली देने वाली पार्टी से एक सवाल पूछ रही है। दिल्ली जानना चाहती है कि गाली देने वाली पार्टी का वजीर आला का चेहरा कौन है। से एक ही सवाल पूछ रही है। सारी दिल्ली एक ही बात जानना चाहती है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। आप दिल्ली के किसी भी गली, मोहल्ले, कॉलोनी, पार्क में कहीं पर भी जाइए,
आज यही चर्चा का मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया कि दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर गाली गलौज पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग है। विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने यह फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। कल शायद उनके कैंडिडेट्स की घोषणा होगी। उसी के साथ या उसके तुरंत बाद 2 से 3 दिन में गाली गलौच पार्टी ये घोषणा करने वाली है कि सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले रमेश बिधूड़ी जी उनके सीएम का चेहरा होंगे। तो अगर दिल्ली के लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रमेश बिधूड़ी जी मिलने वाले। संजय रावत ने कहा कि हमने मिलकर लोकसभा इलेक्शन लड़ा है और नतीजे भी अच्छे थे। उसके बाद ये हम सब की खास तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि हम इंडिया इत्तेहाद को जिंदा रखें, एक साथ बैठें, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। लेकिन अब तक लोकसभा इंतखाबात के बाद ऐसी एक भी मीटिंग नहीं हुई। यह इंडिया अलायंस के लिए सही नहीं है। उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे लीडरों का कहना है कि अब इंडिया इत्तेहाद का कोई वजूद नहीं रहा। अगर लोगों के जहनों में ऐसा एहसास आता है तो इसके लिए इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है दिल्ली इलेक्शंस के चलते कि इंडिया अलायंस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने कहा अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो खत्म करें अलायंस। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूँ। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है, देश में कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका ये कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। पवन खेरा भी यही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए उसके अपना कोई जवाबदारी नहीं। तो बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि नहीं है, तो हम अपने अपने मार्ग हम चुन लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए। और बाद में ये मैं आपको बताता हूँ, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। अगर ये भूमिका किसी पार्टी की है जो बड़ी पार्टी है, तो आप सोच लीजिए इस प्रकार का बयान करने से पहले कि आगे क्या हो सकता है। आरजेडी के कौमी तर्जुमान मनोज कुमार झा ने दावा किया कि ये एक सोच थी और ये सोच कभी ख़त्म नहीं होगी। इंडिया अलायंस को कौमी सतह पर एक ऑप्शन फराहम करना था। रियासतों के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही है। यह इंडिया अलायंस का बुनियादी मंत्र है। मनोज कुमार झा ने कहा, हिंदुस्तान का इत्तेहाद यानी इंडिया इत्तेहाद का आइडिया था और ये सोच कभी ख़त्म नहीं होगी। एक बात में बार बार मेरे नेता तेजस्वी जी ने भी बहुत क्लैरिफाई किया। अब लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते पर। दिल्ली में ये लोकसभा मिलकर लड़े थे,
पंजाब में अलग अलग लड़े थे। सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती थी केरल में और ज्यादा सीट जीती। टीएमसी इंडिया ब्लॉक में है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और सीपीएम सब लड़े। तो इंडिया ब्लॉक वाज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प देने के लिए। राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, अलग होती हैं। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने भी कहा था, और यही इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र है। जो भी मित्र इसकी ऑबिचुअरी लिखने में लग गए हैं, मीडिया के कुछ साथी, मैं समझता हूं कि वो मृत्यु आलेख लिखने में बहुत तत्पर रहते हैं। अब तो इंडिया खत्म। इंडिया ब्लॉक एक आइडिया था जो मैंने कहा, और वो आइडिया कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सर आपने देखा उमर अब्दुल्ला साहब की कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है, कोई आगे का एजेंडा। वो चिंताएं हमारी भी हैं, वो चिंताएं हमारे दल की भी हैं, हमारी भी हैं कि सिर्फ चुनाव के वक्त फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ना बढ़े, बीच बीच में भी चर्चा हो। कई एजेंडा ऐसा होता है जिस पर एक साझी रणनीति की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ पार्लियामेंट्री जो सुबह की मीटिंग होती है उससे हल नहीं होते हैं। और वैकल्पिक राजनीति निरंतरता की चीज है, ऐसा नहीं है कि इंटरवल लंबा करके फिर थोड़ा रुक से जाए। शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि उनके साथ 3 इंतहाई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और आज 3 अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सबसे पहले, अगर गुज़िश्ता 2 सालों की बदनवानी घोटाले की जांच की जाए तो उसकी क्या हैसियत है। दूसरा, मुंबई वालों को पानी का बहरान का सामना है, कभी पानी का मियार कम होता है, कभी पानी बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीएमसी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और मुंबई वालों को मसला और इसके हल के बारे में बताना चाहिए। आज 3 बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पे बात हुई। पहली बात तो ये थी, जो रास्तों के करप्शन स्कैम्स थे पिछले 2 सालों के, उस पर कोई इंक्वायरी लगी है क्या, उस पर क्या स्टेटस है, वो पहली पूछताछ हुई। दूसरी ने मुंबईकरों को पानी की समस्या बहुत ही जटिल होती जा रही है। पानी खराब आता है, कभी पानी आता ही नहीं है, पानी का प्रेशर कम आता है। तो इस पर कभी ना कभी अगले 2-3 दिनों में बीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंबईकरों को अवगत करना चाहिए कि क्या समस्या है और इसका हल क्या है, क्योंकि मुंबईकर हर एक वार्ड में ये समस्या फेस कर रहे हैं। और तीसरी बात यही है कि आज आपने देखा होगा, पेपर में भी आया, न्यूज़पेपर में भी आया है कि स्टेट गवर्नमेंट से बीएमसी को 16,500 करोड़ आने बाकी है, तो वो पहले पैसे ले और वो बीएसटी को हेल्प करे। आदित्य जी, बीएमसी में बीएमसी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये हमेशा कहा जा रहा है कि यूबीटी की तरफ से कार्यकर्ताओं की भावना है कि बीएमसी चुनाव में अकेले जो है वो मैदान में उतरा जाए। इन सारी अटकलों को आप किस तरीके से देखते हैं? हम अकेले का, हमारे साथ पूरी जनता है। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कन्वेंशन के 4थे मुकम्मल इजलास से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि किस तरह ख़वातीन को बाख्तियार बनाने हालिया दिनों में हिंदुस्तान में तरक्की की क़यादत की है, और उन्होंने कहा कि कौमी सिनफी तनासुब में बेहतरी, ज़चगी की तनख्वाह के साथ 26 हफ्तों की छुट्टी। उन्होंने कहा कि आला तालीम में ख़वातीन के इंदराज में 28% इजाफ़ा हुआ है। तालीम के लिए 32 मिलियन समृद्धि खाते खोले गए हैं, कन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर RTI पोर्टल की लॉन्चिंग अमल में लाई। जम्मू के सिविल सेक्रेटरी में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने RTI ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। RTI ऑनलाइन पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला धीरज गुप्ता के बशमूल इंतज़ामिया मुअतमिदीन सीनियर अहदेदार मौजूद रहे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने RTI ऑनलाइन पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर मुनक़्क़िद इजलास को मुखातब किया और उन तमाम माहिरीन और अहदेदारों को तहनीत पेश की जिन्होंने पोर्टल की तैयारी अमल में लाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस पोर्टल के ज़रिए सरकारी मालूमात RTI एक्ट के तहत शहरियों को बाख्तियार बनाएगी और इसके ज़रिए मज़ीद शफाफियत पैदा होगी और एक गैर मामूली मेकानिज़म तरतीब पाएगा। पोर्टल के आगाज़ का मकसद आवाम को हक़ मालूमात की फ़राहमी तक आसान रसाई फ़राहम करना है। इस पोर्टल के आगाज़ के ज़रिए हुकूमत जवाबदेही और कारकर्दगियों में शफाफियत लाने के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। कश्मीर और दिल्ली के दरमियान अब राष्ट्रीय ट्रेन खिदमात फराहम नहीं होंगी, बल्कि श्रीनगर और दिल्ली के दरमियान मुसाफिरीन को
कटरा में ट्रेन बदलनी होगी। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी बुनियादों पर यह फैसला लिया गया। श्रीनगर और दिल्ली के दरमियान राष्ट्र ट्रेन खिदमत नहीं होंगी, बल्कि दिल्ली से श्रीनगर का सफ़र करने वालों और श्रीनगर से दिल्ली का रुख करने वालों को कटरा स्टेशन पर ट्रेन तब्दील करनी होगी। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी का कानून नाफिज है। पुलिस शराब के स्मगलरों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। ज़िले में मुहिम चलाकर शराब के स्मगलरों की गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन इस दौरान शराब के स्मगलर मुख्तलिफ हथकंडे भी अपना रहे। हाल ही में एक वाक़या सामने आया जहां पुलिस ने एक मोटरसाइकिल की टैंकी में शराब स्मगल करते हुए 3 स्मगलरों को पकड़ा है। इस मामले में 3 स्मगलरों को 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंकी से 13 लीटर देसी शराब के साथ स्मगलर को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर स्मगलरों ने पेट्रोल की एक खुफिया टैंकी बनाई थी और बोतल में पेट्रोल भरकर बाइक चलाते थे। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले आमना जोहरा ने अपनी सलाहियतों का एक मुतासिरकुन मुजाहरा करते हुए बताया जा रहा है कि चांदी का तमगा जीत कर बैनुल-अक़वामी स्टेज पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अबूज़बी में मुनक़िदा बावक़ार बैनुल-अक़वामी आलमी चैम्पियनशिप में तमगा जीता। उनकी गैर मामूली कारकर्दगी ने न सिर्फ उनके आबाई शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि कश्मीर में मार्शल आर्ट्स की बढ़ती अहमियत को भी उजागर किया है। और इस नाकाबिल यकीन सफ़र उस वक्त शुरू हुआ उनका जब उन्होंने स्कूल से में बताया जा रहा है कि इस खेल में या फिर इस फाइटिंग में शिरकत की है, यानी कि इसमें शिरकत की सेलात में दिलचस्पी ली थी। वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप थी, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा सिल्वर मेडल आया। और मैंने इससे पहले नेशनल्स भी खेले हैं, पेंटिक स्टार्ट के नेशनल्स खेले हैं, श्रीनगर में भी हुए हैं, बाहर बहुत स्टेट्स में भी हुए हैं। मैं नासिर सर की स्टूडेंट हूँ। बताइए कैसे आप इस गेम में आई? बेसिकली ये जो गेम है ये काफ़ी बाकी मार्शल आर्ट से काफ़ी डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ी कैची लगी। तो मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने पहले ऐसी रैंडमली मैं इस गेम में आई, फिर मैं काफ़ी इंस्पायर हुई इस गेम से, क्योंकि मैंने देखा अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मैंने ये गेम ज्वाइन की। जितने भी चैम्पियनशिप्स हुई, चाहे वो स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया और हर किसी इवेंट पर मेरा मेडल आया। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है पेंटिक स्टार्ट के साथ, क्योंकि ये एक डिफरेंट गेम है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है जिसमें मतलब किकिंग वगैरह होती है, स्विप्स होते हैं, पंचिंग भी होती है। प्राउड फील हो रहा है कि आमिना ज़हरा ने सिल्वर मेडल लिया है वहाँ पर और शेख इब्राहिम ने गोल्ड मेडल लिया है। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि इन्होंने वहाँ पर बहुत ही अच्छा खेला है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो आगे से भी बच्चे यहाँ आए वो भी बहुत ही अच्छे से मेहनत करें और उनको भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। कितने अच्छे से ट्रेन किया था आपने? इन्होंने 1 साल से इन्होंने इस चैम्पियनशिप के लिए मेहनत की और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। और जो हमारे चीफ कोच इरफान सर और इकबाल सर, उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की है कि उन्होंने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार। उत्तर प्रदेश के ज़िले जौनपुर में एक जोड़े की गुमशुदगी का मसला हल कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों की लाशें बरामद कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज़िले जौनपुर में गुज़िश्ता 5 जनवरी की सुबह बटाई के खेत की सिंचाई करने गए रामचरित्र और उनकी अहलिया मुश्तबा हालत में गायब हो गए थे। काफ़ी खोज के बाद घर वालों ने उसी शाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिले तो पुलिस ने कमलेश सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान कमलेश ने बताया कि उसने अपने खेत में आवारा मवेशियों से हिफाजत के लिए बिजली के तार लगाए रखे थे, जिसकी जद में आने से रामचरित्र और उनकी अहलिया की मौत हो गई। खुद को फंसता हुआ देखकर कमलेश ने दोनों की लाश को हादसे की जगह से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर नहर में बहा दिया। हादसे के 6 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक लाश को बरामद करने में नाकाम रही। वहीं जुमा की देर शाम समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर शैलेंद्र यादव ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि पुलिस मुलजिमीन को एक मखसूस ज़ात से ताल्लुक़ के बुना पर बचाना चाहती है, इसलिए अभी तक लाश बरामद नहीं हुई है। क्या घटना हुई थी 5 तारीख को? 5 तारीख को घटना हुई थी ये कि हमारे माता पिता सुबह गए थे खेत में, बटाई खेत सिंचाई करने गए थे। उसके बाद हम आए तो कोचिंग से, फिर आए 11 बजे हम खाना लेकर गए थे।
उसके बाद खाना लेकर गए तो खेत में देखे वहाँ पर बस कोई नहीं था, मेरे माता पिता नहीं थे, बस चप्पल उनका था, फावड़ा था, और हम वो देख के चले आए। उसके बाद हमारी दीदी फिर बोली कि जाओ तुम फिर 2:30 बजे देख के आओ, खाना देकर आना इस बार। तो हम खाना लेकर फिर गए। फिर खाना लेकर गए तो खेत में कोई खाद छीट रहा था। उनसे पूछे, चाचा मेरे माता पिता यहाँ पर थे? बोले नहीं बेटा, यहाँ पर तो हम 4-5 घंटे से हैं, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम फिर लौट आए। मेरी दीदी डांटने लगी घर पर आए कि तुम उनके घर नहीं गई जो जिनका अधिया लिए हैं। फिर मैं 5 बजे उनके घर गई पूछने कि मेरे माता पिता आपके घर आए थे? उनके घर गई तो उनकी वाइफ थी। बोली नहीं बेटी, यहाँ पर तो कोई नहीं आया है। फिर हम घर पर रोते यहाँ बाग में, उसके खेत के पास बाग है, खोजते खोजते चले आए हम। उसके बाद आए घर पे तो सब चाचा वाचा गांव घर के सब लोग पता पा गए तो खोजने निकल गए। उसके बाद 8 बजे हम लोग थाने पर गए। थाने पर गए तो वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई। एसओ साहब हम लोग को बुलाए थे। उसके बाद बोले कि बेटा हम सुबह 10 बजे तक खोज देंगे। उसके बाद 10 बजे तक नहीं खोजे। फिर हम लोग को 10 बजे वहाँ पर गए पुलिस थाना पर। उसके बाद फिर चले आए। फिर बोले बेटा हम 4 बजे तक खोज देंगे। फिर ऐसे ऐसे आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। बताइए कोई बात है? अगर हम लोग गरीब है इसीलिए गरीब है तो हम लोग को नहीं खोजा जाएगा, हमारे माता पिता को? हम लोग को कौन देखेगा? सरकार हम लोग की जिम्मेदारी लेगी? बताइए आप लोग, सरकार हम लोग की जिम्मेदारी लेगी? हम लोग तो पढ़ लिख रहे हैं अभी। हमारे माता पिता चाहे जैसे जिलाते खिलाते थे, पढ़ाते थे, क्या अब हम लोग को कोई पढ़ाएगा लिखाएगा? सरकार हमारे माता पिता की बॉडी हम लोग को ला के दे, चाहे जैसे ला के दे, हम लोग के हमारे माता पिता के बॉडी ला के दे। और वो अभी जो एक ही लोग को क्यों पकड़े हैं? एक ही लोग 2 लोग की बॉडी ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं कि एक ही लोग की प्रशासन नहीं पकड़ी है। अभी और सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, उन लोग को भी पकड़े शासन क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस शासन? घटना को 6 दिन लगभग गुजर चुके हैं। इस बीच प्रशासन की तरफ से डीएम, एसपी या फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने आपसे मुलाकात की है कि नहीं? बस पुलिस प्रशासन आ रहे हैं, आश्वासन देकर जा रहे हैं कि हम लोग खोजेंगे। खोज नहीं रहे हैं क्यों? बस खोजेंगे कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलिकपुर में बीते 5 जनवरी की सुबह रामचरित्र अपनी पत्नी के साथ बटाई के खेत की सिंचाई करने के लिए अपने खेत में गए हुए थे। इसी दौरान वो गायब हो गए। घर के लोगों ने तलाश और खोजबीन के बाद पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जब पुलिस ने वहां पर छानबीन की तो मौके से फावड़ा और उनकी शाल समेत कुछ कपड़े बरामद हुए। जब पुलिस ने ज्यादा खोजबीन की तो पता चला रामचरित्र और उनकी बीवी बगल के खेत में लगे नंगे तारों की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि मौत होने के बाद स्थानीय खेत मालिक ने लाश को यहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नहर में फेंक दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये है कि घटना के 6 दिन गुजर जाने के बाद अब तक दोनों बुजुर्ग दंपतियों की लाश बरामद क्यों नहीं हुई। स्थानीय लोग पुलिस पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उनकी दी हुई तहरीर के मुताबिक न तो कोई कार्रवाई की है और न ही अब तक उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन दिया गया है। जौनपुर से 4 टीवी न्यूज के लिए इम्तियाज नदवी की रिपोर्ट। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का पासपोर्ट कैंसिल कर दे। हाल ही में हिंदुस्तान ने उनकी वीज़े की मुद्दत बढ़ा दी है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत मांग कर रही है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाए ताकि पिछले साल उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दौरान हलाकतों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मोहम्मद रफ़ीक़ुल इस्लाम ने बताया कि उनके पासपोर्ट को कैंसिल करने के बारे में तमाम मुल्कों को बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने पहले बताया जा रहा है कि शरीक बानी निखिल कामत के साथ उन्होंने हिस्सा लिया और 2 घंटे की बातचीत के दौरान मोदी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में अलग अलग सवालात के जवाब भी दिए थे। यानी इत्तलात यह है कि बांग्लादेश ने बाकायदा शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा किया है, उनके पासपोर्ट को कैंसिल करने की भी मांग की है।
अमेरिका के लॉस एंजलिस आग और फैल गई है और ज्यादा तबाही का खतरा पैदा हो गया है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग की वजह से मरने वालों की तादाद तकरीबन 10 हो गई। ओहदेदारों ने वार्निंग दी, तेज हवाओं से आग और फैल सकती है। 5 जगहों पर आग अब भी भड़क रही है। इस दौरान एक शख्स को ताज़ा आग शुरू करने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया। फायर डिपार्टमेंट के चीफ ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई। लॉस एंजलिस काउंटी के पुलिस ने कहा है कि मरने वालों की तादाद में और इजाफा हो सकता है। लॉस एंजलिस में गलती से हर सेल फोन को अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन बाद में इस बारे में सफाई दी गई। हज़ारों लोगों से कहा गया कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। अब तक 10,000 ढांचे तबाह हो चुके हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह अमेरिका की तारीख की सबसे महंगी आग। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिनकी तादाद हजारों में है। वेस्ट हिल्स में तीसरी आग भी भड़क उठी है। लॉस एंजलिस की मेयर ने बताया, तेज हवाओं की वजह से आग और फैल सकती है। लॉस एंजलिस काउंटी के अहदेदारों ने बताया, ऐसा महसूस हो रहा है कि इन इलाकों में न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया है। आग लगने की वजह से तकरीबन 1,80,000 लोगों को तखलिया का हुक्म जारी किया गया। मजीद 2 लाख लोगों को भी वार्निंग जारी की गई है। गजा की बात करें, गजा में मरने वालों की तादाद फिलहाल बताई जाने वाली तादाद से 40% ज़्यादा है। सरकारी फिगर्स हैं, 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजरायली जारहियत 46,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और ये तादाद 41% ज़्यादा हो सकती है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ने और याले यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों ने यह सर्वे किया। ये रिपोर्ट मैगजीन में छप गई है और रिपोर्ट के मुताबिक गजा की वजारत सेहत ने मरने वालों की तादाद और रिकॉर्ड करने के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक वसाइल नहीं रखती है। समझा जा रहा है कि इमारतों के मलबे के नीचे कई लाशें दबी हुई हैं। कई लोग लापता हैं। ऐसे में लोगों के बारे में अंदेशा है कि उनकी मौत हो चुकी है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल मंजूर किया जिसके तहत इजरायल के जंगी मुजरिमीन की हिफाजत की जाएगी, जिनके खिलाफ ICC ने पाबंदियां लगा रखी हैं। हाउस के अरकान ने 140 के मुकाबले 243 वोटों से इस बिल को मंजूरी दी और पिछले साल हैक से काम करने वाली आलमी अदालत ICC ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू साबिक़ वज़ीर दिफा के खिलाफ वारंट जारी किया है। उन पर जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इजरायली अहदेदारों की हिफाजत के लिए बिल मंजूर करने पर अमरीकी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर तनकीद कर रही है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि सूडान में 30 लाख बच्चों को ग़िज़ा की कमी का मसला का सामना है। यानी सूडान लंबे अरसे से खाना जंगी का शिकार रहा है, जहां अब्दुल फतेह बुरहान और नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के चीफ की फौजों के दरमियान लड़ाई भी हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुतालिक इदारे यूनिसेफ ने कहा 5 साल की उम्र तक 32 लाख बच्चों को इस साल ग़िज़ा की कमी के मसले का सामना करना पड़ेगा। सूडान के 5 इलाकों में क़हत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पिछले 20 महीने से यह लड़ाई जारी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेने जा रही हैं। ये कॉन्फ्रेंस लड़कियों की तालीम के बारे में है। मलाला यूसुफ़ज़ई को कम उम्री में ही बच्चियों की तालीम के लिए मुहिम चलाने पर तालिबान ने गोली मार दी थी, इस तरह का दावा किया गया था। मलाला का ताल्लुक़ स्वात वादी से था और उसके सर में गोली मारी गई थी और कई सर्जरीज़ के बाद वो बच गई थी। यह हमला 9 अक्टूबर 2012 में बताया जा रहा है कि सूबे की स्वात वादी में किया गया था। हमले में उनकी सहेलियां कायनात और शाजिया भी जख्मी हुई थी। मलाला को उस वक्त गोली मारी गई थी जब वो बस में स्कूल से घर जा रही थी। मलाला ने पाकिस्तान वापसी का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं दुनिया भर के मुस्लिम लीडर्स के साथ लड़कियों की तालीम के बारे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लूँगी। इतवार को मैं स्कूल जाने वाली लड़कियों की हिफाजत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करूँगी। मैं इस बारे में भी बताऊँगी कि क्यों तालिबान को अफगान औरतों और बच्चियों के खिलाफ जराइम के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। मलाला फंड के एक तर्जुमान ने बताया कि वो शख्सी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। गोधरा वाक़े के बाद खुद को संभालने के लिए जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया।
नरेंद्र मोदी का बयान, कहा गोधरा वाकया रुकन असेंबली बनने के 3 दिन बाद ही पेश आया था। बीजेपी ने दिल्ली को जराइम का दारुल हुकूमत बना दिया। केजरीवाल की मोदी और अमित शाह पर तनकीद, कहा कत्ल, लूट मार, चोरी मामूल की बात बन गई। बीजेपी रमेश भदौरी को वजीर आला बनाना चाहती है, आतिशी मालिनी का दावा। दिल्ली इंतखाबात में हिंदुस्तान यानी इंडिया अलायंस का कोई इत्तेहाद नहीं, मिलकर लोकसभा इलेक्शन लड़ा, मगर कई पार्टियों ने मुख्तलिफ अजला में अपनी सियासी लड़ाई जारी रखी। दिल्ली इंतखाबात में इंडिया अलायंस पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में शराब पर पाबंदी के बावजूद शराब की स्मगलिंग जारी, 2 व्हीलर्स के जरिए शराब की स्मगलिंग का मामला सामने आया। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का पासपोर्ट कैंसिल करने की अपील, शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने का भी इसरार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग और फैल गई, इससे और ज्यादा तबाही का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका की तारीख की सबसे मुहीब आग। प्राइम टाइम में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जही को दें इजाजत। खुदा हाफिज।